जय हिंद दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल 4 के श्रृंखला में सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। जिनका भी एग्जाम सीजीएल 4 का है दोस्तों या फिर इंटर लेवल का, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसको एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पूरा जो है विस्तार से इसको बताए हैं, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। इसको फुल सेट का पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको जो है फुल सेट का पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक है दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन से कम नहीं है, इसलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 5 की ओर चलते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक बताइएगा। तो विभवांतर का पूछे दोस्तों तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फराइडे होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक फराइड। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है दोस्तों सीमेंस पर मीटर। ठीक है, सीमेंस पर मीटर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा। ठीक है, ये है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक क्या होता है। ईएसयू मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ईएसयू में मात्रक जो है 3 × 10⁻9 होता है। 3 × 10⁻9। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितने होनी चाहिए। मीटर में बताना है तो टोटल 17 मीटर। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, किस रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। राइट आंसर होगा बैगनी रंग का प्रकीर्णन। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, और जिसका जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो लाल का प्रकीर्णन जो है कम होगा, लाल का कम होगा, और बैगनी का प्रकीर्णन जो है अधिक होता है। आकाश का नीला रंग जो है, आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, बिजली का फ्यूज का तार किससे बना होता है। बिजली का फ्यूज का तार जो है सीसा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। सीसा प्लस टीन के मिश्र धातु से, इसमें गलत दिया हो दोस्तों, तांबा नहीं होगा, सीसा और टीन के मिश्र धातु से मिलकर के बना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो फ्यूज का तार जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि जो फ्यूज तार होता है किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, और घर में जो पंखा लगता है, बल्ब लगता है, ठीक है, ये सभी जो है समानांतर क्रम में जोड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। पहले परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है दोस्तों, कैल्शियम का होता है। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। यह एक क्षारीय धातु के रूप में है, क्षारीय धातु के रूप में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2882। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, H2O। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। ऊर्ध्वपातज कौन सा है, तो राइट आंसर होगा लोडाइन, नेप्थलीन और कपूर, तीनों के तीनों जो है ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 10,
एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किससे मिलता है, यानी किस में मिलता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार के परमाणु जो है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। यौगिक कौन सा है दोस्तों, तो अमोनिया। अमोनिया जो है एक यौगिक है। अमोनिया की बात करते हैं दोस्तों, तो अमोनिया जो है एक रंगहीन, अमोनिया क्या है दोस्तों, रंगहीन तीखी गंध वाली। अमोनिया रंगहीन और तीखी गंध वाली जो है एक विषैली गैस के रूप में है। इसका इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, NH3। अमोनिया पानी में घुल जाता है और जब पानी में घुलता है तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह एक क्या होगा, क्षारीय घोल के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है। आप जानते हैं दोस्तों पदार्थ के टोटल जो है 5 अवस्था पाई जाते हैं, ठोस, तरल, गैस और चौथा प्लाज्मा हो जाएगा। तो चतुर्थ कौन सा हो जाएगा दोस्तों, प्लाज्मा। और पांचवा अवस्था की बात करते हैं दोस्तों, फिफ्थ की बात करते हैं तो बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, ठीक है, कंडेंसेंट जो है ये 5वां अवस्था है, याद रखिएगा। तो ये पदार्थ का टोटल 5 अवस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 13, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेविरिनस ने किया था। लेमार्क और ट्रेविरिनस ने किया था। ये जो है कब किया था दोस्तों, तब 1502 में किया था, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों, अरस्तु। तो याद रखिएगा। और इसका एक पुस्तक भी है, हिस्टीरिया प्लांटेरियम। अरस्तु का ही पुस्तक है, हिस्टीरिया प्लांटेरियम। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस होता है और चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है हिप्पोक्रेटस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। ये जो कवक है, कवक में किसका अध्ययन होता है दोस्तों, माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी जो है कवक का अध्ययन से संबंधित है। फूलों के संवर्धन विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। डेंड्रोलॉजी एक वर्ड है दोस्तों, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में जो है झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और क्या कहता है, मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो वर्गीकी का पितामह जो है, एक सेकंड दोस्तों भाग गया, वर्गीकी का पितामह जो है लिनियस को कहा जाता है। लिनियस को, लिनियस ही द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस को कहा जाता है, लिनियस को। क्वेश्चन नंबर 16, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक जो है जीवाणु में अनुपस्थित होता है, जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका का आत्महत्या थैली कहलाता है। कोशिका का आत्महत्या थैली जो है लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका खोज डी डूबे ने किया था, ठीक है। डी डूबे ने 1955 में किया था, याद रखिएगा। राइबोसोम की बात करते हैं दोस्तों, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण स्थल है, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण स्थल कौन सा है, राइबोसोम। कोशिका का ऊर्जा गिरह किसे कहते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गिरह। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। कौन सा कोशिकांग जो डीएनए रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डीएनए रखता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक व्यक्ति ने किया था। अल्टमैन नामक व्यक्ति ने वो 1890 में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, लाइसोसोम की बात करें दोस्तों, जैसा कि अभी देखे हैं, इसे आत्महत्या का थैली कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने 1955 में किया था, 1955 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 19 की ओर। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अजीत रत्नाकर जोशी को नियुक्त किया गया। आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, आप जानते होंगे, ठीक है। इसका प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो सर ओसबॉर्न स्मिथ।
ओसबॉर्न स्मिथ जो है इसका प्रथम गवर्नर थे। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों तो सीडी देशमुख है। ठीक है, सीडी देशमुख कौन था दोस्तों? प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 20 की ओर। प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, एक होता है दोस्तों प्रीतिजर पुरस्कार, एक होता है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। तो प्रीतिजर पुरस्कार जो है वास्तुकला के क्षेत्र में मिलता है, जबकि पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। तो कह रहा है दोस्तों प्रीतिजर पुरस्कार जो कि वास्तुकला के लिए है 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा लियू जियाकुन। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 8 मार्च को मनाया गया। ठीक है, 8 मार्च को। कुछ दिवस देखते हैं दोस्तों, जैसे में शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? बताइएगा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा। विश्व समुद्री दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, ये भी बताइएगा दोस्तों। विश्व वन जीव दिवस बताइएगा। तो शून्य भेदभाव दिवस जो है 1 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की बात करते हैं दोस्तों तो ये भी 1 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, विश्व समुद्री दिवस ये भी 1 मार्च को मनाते हैं, और विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाते हैं। तो याद रखिएगा, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री दिवस तीनों जो है 1 मार्च को मनाते हैं, जबकि विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1961 में किया गया है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों तो जी शंकर कुरूप थे। जी शंकर कुरूप, याद रखिएगा। इनको जो है यह एक मलयालम लेखक थे। और अगर प्रथम महिला की बात करते हैं तो आशापूर्णा देवी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, जो कि बंगाली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 23, मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों तो नेटुबो नंदी नैतबाह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नामीबिया की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसका राजधानी विंडहॉक है। विंडहॉक जो है इसका राजधानी है, और मुद्रा डॉलर यहाँ का है। क्वेश्चन नंबर 24, मार्च 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के संयुक्त सचिव के रूप में जो है अनुज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अच्छा, यूपीएससी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मतलब हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व हिमनद दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व हिमनद दिवस 2025 21 मार्च को मनाया गया। 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 26, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया? इसका राइट आंसर होगा इसरो के द्वारा यह विकसित किया गया। इसरो की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय बंगलुरु के कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित है इसका मुख्यालय। इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो बी नारायणन जो है इसके 11वें अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मेजबान देशों के बाद फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, पहला गैर मेजबान देश के रूप में जापान बना है। क्वेश्चन नंबर 28, मार्च 2025 में किस देश के माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? इंडोनेशिया में। अच्छा, कुछ ज्वालामुखी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? तो कोटापैक्सी है। ठीक है, कोटापैक्सी जो है विश्व के सबसे ऊंची ज्वालामुखी
ज्वालामुखी है। ये कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। संसार के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो किलायू है, ठीक है, किलायू। ये कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में स्थित है, यानी यूएसए में स्थित है। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 की ओर। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है दोस्तों तो आपसे निवेदन करते हैं कि एक लाइक जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में जाफरानी जंजरी को जो है नियुक्त किया गया है, जाफरानी जंजरी को। ट्यूनीशिया की बात करते हैं दोस्तों तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसका राजधानी ट्यूनिस है। ट्यूनिस जो है इसका राजधानी है। अब मुद्रा क्या है दोस्तों? दिनार। इसका मुद्रा दिनार है। क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना केरल में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केरल की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1956 में हुआ है। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम है। क्वेश्चन नंबर 31। मिलान करना है दोस्तों। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। द्वारिका जो है गुजरात में स्थित है। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, और महाकाल मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश उज्जैन में। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32। सुमेलित कथा कौन सा नहीं है? सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। गोल गुंबज बीजापुर में है। साबरमती आश्रम गांधीनगर में है, जो कि गलत है। साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम कहाँ है दोस्तों? अहमदाबाद में स्थित है ना, लिखे हम मिस्टेक करें दोस्तों। अहमदाबाद में स्थित है साबरमती आश्रम। अरविंद आश्रम पांडिचेरी में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत था। क्वेश्चन नंबर 33। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट है, ठीक है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट है। और ये जो है कंप्यूटर में शब्द की जो है मतलब शब्द की लंबाई जो है बिट के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता जो है किससे ज्ञात करते हैं? तो मेगाबाइट से ज्ञात करते हैं, ठीक है, मेगाबाइट से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। www का आविष्कार और तथा संस्थापक कौन थे? तो www का आविष्कार तथा संस्थापक टिम बर्नर्स-ली थे, टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 35। एल्टा विस्टा एक है। एल्टा विस्टा क्या है दोस्तों? तो एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 36। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? राइट आंसर होगा 65 वर्ष तक। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1950 में हुआ था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत होता है, तथा इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति जो है 124 के 2 के तहत होता है, तथा मतलब न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है 124 के 4 के तहत होता है, ठीक है। तो गठन होता है अनुच्छेद 124 के तहत, न्यायाधीश की नियुक्ति 124 के 2 के तहत, और हटाने की प्रक्रिया जो है 124 के 4 के तहत होता है। कितने साल तक होता है दोस्तों? 65 वर्ष तक जो है इसका पद पर बने रहता है। क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा बताइएगा दोस्तों, वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें टोटल कितना न्यायाधीश है? तो टोटल जो है 34 न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 जो है अन्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो विधि के समक्ष समता जो है अनुच्छेद 14 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 के बाद अनुच्छेद 15 में आते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है? धर्म जाति लिंग के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 19 जानते हैं दोस्तों, प्रेस की आजादी का है दोस्तों। अच्छा, अनुच्छेद 14 हो गया दोस्तों 15। अगर हम अनुच्छेद 16 की बात करते हैं दोस्तों, तो 16 में क्या है? लोक नियोजन का प्रावधान, ठीक है। लोक नियोजन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं दोस्तों, तो उपाधि का अंत किया गया है इसमें, उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों प्रेस की आजादी के बारे में या फिर बोलने की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण।
अपराधों के लिए दो सिद्धि का संरक्षण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करेंगे दोस्तों तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 38 की ओर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, महान्यायवादी के पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 76 के तहत होता है। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत भारत के प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को ही कहते हैं। महान्यायवादी न तो संसद के सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 39, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो धन विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। धन विधेयक की बात करते हैं दोस्तों तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया याद रखिएगा। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 109 में प्रावधान किया गया है। और धन विधेयक के परिभाषा, धन विधेयक का परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में प्रावधान किया गया है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में, परिभाषा 110 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 40 की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 जो है मुकदमे एवं कार्यवाही से संबंधित है। मुकदमे एवं कार्यवाही से। अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है दोस्तों? अखिल भारतीय सेवाएं से है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं से। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के धारा 370 किस राज्य पर लागू होता है? ठीक है, तो धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर के बारे में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में लागू किया गया था। अब पंजाब में कब लागू हुआ था दोस्तों? पंजाब में 1951 में लागू हुआ था। 1951 में कब? तो 20 जून 1951 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में अब तक जो है राष्ट्रपति शासन जो है 130 से जो है अधिक बार लागू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 43 की ओर। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हम लोग 8वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों तो मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में टोटल जो है 14 भाषा का, सॉरी दोस्तों, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषा का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कितना भाषा है? तो वर्तमान में जो है टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब जो है 8 भाषा जो है जोड़ा गया है। ठीक है, 8 भाषा कौन कौन सा है दोस्तों? तभी तो एक देखें कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है नेपाली मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली, ठीक है, संथाली एक मैथिली भाषा को जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 भाषा। ठीक है, तो टोटल 8 भाषा जोड़ा गया है। तो इस तरह से जो है वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, इसे राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में जोड़ा गया है। याद रखिएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 10 मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है दोस्तों। तो 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तथा एक मौलिक कर्तव्य को जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या प्रावधान था दोस्तों कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो है उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, इसको जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं दोस्तों तो इसका गठन, इसका स्थापना 6
6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? बताइएगा दोस्तों, राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, अच्छा राज्यपाल की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यपाल का पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 153 के तहत किया गया है। राज्यपाल का नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के तहत होता है, और राज्यपाल का जो शपथ अनुच्छेद 159 के तहत होता है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 47 की ओर। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हरित सूचकांक जो है विश्व बैंक और पर्यावरणीय सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग के लिए विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 48 की ओर। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है दोस्तों? उत्पादन कार्यों का योगफल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। क्वेश्चन नंबर 49, अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच अनुपात को कहा जाता है? क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा जीडीपी अपस्फीति कारक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निजी क्षेत्र के काशीनाथ बैंक का विलय किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? किसका है दोस्तों? तो एसबीआई का। ठीक है, मतलब काशीनाथ बैंक का विलय जो है किसका विज्ञापन पंक्ति है? तो एसबीआई का। अच्छा एसबीआई की बात करते हैं दोस्तों, तो एसबीआई का स्थापना 1955 में हुआ था। ठीक है, 1955 में हुआ था। 1955 में सबसे बड़े बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके ही एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक जो है नाम दिया गया था। ठीक है, 14 जुलाई 1969 को टोटल 14 व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तथा 1980 को जो है 6 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 51 की ओर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है दोस्तों? मुंबई में। कुछ नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है दोस्तों? तो विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम जो है देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। और ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? ज्वारीय बंदरगाह कांडला है। ठीक है, कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। कांडला, तो ज्वारीय बंदरगाह कांडला जो कि गुजरात में स्थित है, और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में। दोस्तों अब बताइएगा दोस्तों, देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? देश के सबसे प्राचीन बंदरगाह तो चेन्नई है। ठीक है, देश के सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 52 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइकोलिथ, बैथोलिथ और डाइक, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है 1970 में किया गया था। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन में वृद्धि से है। दूध उत्पादन में वृद्धि से है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? तो वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में से कहाँ है? दंडकारण्य पठार जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, दंडकारण्य। क्वेश्चन नंबर 55, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिले की सीमा लगता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले की सीमा लगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 जिला कौन कौन है दोस्तों? पहला हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, किशनगंज जो है पहला जिला हो गया। पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगता है। इसमें कटिहार नाम याद रखिएगा दोस्तों, तो कटिहार जो है एक ओर पश्चिम बंगाल से लगता है, दूसरा ओर झारखंड के साथ भी सीमा लगता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 56 की ओर। दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्न में से किस देश से मिलती है?
राइट आंसर हो जाएगा नामीबिया और बोत्सवाना से। ठीक है, नामीबिया और बोत्सवाना से। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है 3 राजधानी है। 3 राजधानी कौन से दोस्तों? एक है प्रशासनिक राजधानी, ठीक है, प्रशासनिक राजधानी। एक है दोस्तों विधायी राजधानी। तीसरा है दोस्तों न्यायिक राजधानी। तीनों बताइएगा आप लोग क्या है। तो प्रशासनिक राजधानी की बात करते हैं तो प्रिटोरिया, प्रिटोरिया जो है प्रशासनिक राजधानी है। विधायी राजधानी की बात करते हैं तो केप टाउन, ठीक है, केप टाउन जो है विधायी राजधानी है। और न्यायिक राजधानी की बात करते हैं तो ब्लोम फाउंटेन है, ठीक है, ब्लोम फाउंटेन, ये जो है न्यायिक राजधानी है। तो इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? किसका है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा गुजरात का। गुजरात के मुख्य भूमि की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। अच्छा, इसका लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो 1214.7 किलोमीटर है, 1214.7 किलोमीटर है। बताइएगा दोस्तों भारत के सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। याद रखिएगा इसकी तट रेखा की लंबाई मात्र 132 किलोमीटर है, ठीक है, मात्र 132 किलोमीटर है। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे भारत में टोटल 9 राज्य जो है तट रेखा से लगा हुआ है। 9 राज्य जो है तट रेखा से लगा हुआ है। कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, ये सभी जो है तट रेखा के साथ लगा हुआ है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि जो है, भारत की मुख्य भूमि के तटीय लंबाई, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि के तटीय लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। भारत के कुल स्थलीय लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 15,106.7 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय लंबाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 58 की ओर। 58 में कह रहा है कि सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उसमें से विभाजन नहीं है। ये तो ऑप्शन से देख के आप छाट सकते हैं दोस्तों, सियाल, सीमा और नीपे 3 भाग तो है, लेकिन सबस्टेम्पटम जो है ये भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलिपाइन द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। सिराको जो है स्थानीय पवन कहाँ चलता है? तो इटली में चलता है। ब्रिक फील्डर स्थानीय पवन जो है ईरान में चलता है। ठीक है, ब्रिक फील्डर स्थानीय पवन ईरान में चलता है। सामुन, ठीक है, सामुन कहाँ चलता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन है। एक बागियो जो है फिलीपींस में चलता है। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप अंगुल हास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं दोस्तों तो इसे पठारी महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, पठारी महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है। क्या है दोस्तों? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट एकांकागुआ है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एकांकागुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात करते हैं तो क्या है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, चीन की एक प्रमुख नदी कौन सी है? चीन की एक प्रमुख नदी मेकांग नदी है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चीन की प्रमुख नदी क्या है दोस्तों? मेकांग नदी है। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। विश्व के सबसे व्यस्तम नदी की बात करते हैं दोस्तों तो राइन नदी है। ठीक है, विश्व के सबसे व्यस्तम नदी राइन नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं दोस्तों तो महाबेली गंगा। ठीक है, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 65 की ओर। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग जो है क्षेत्रफल को मापने में करते हैं, क्षेत्रफल को मापने में। ठीक है, अगर हाइग्रोमीटर की बात करते हैं दोस्तों तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग सापेक्षिक आर्द्रता को मापने में करते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने में करते हैं हाइग्रोमीटर का प्रयोग। ठीक है, अगर हम लोग जो है हाइड्रोफोन की बात करते हैं दोस्तों तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो विषुवतीय प्रदेश को छीन कारक प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, छीन कारक प्रदेश के नाम से। क्वेश्चन नंबर 67, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किसके बीच हुआ था? सितंबर 1932 में पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट आधार बनी है। राइट आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम यानी 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन जो है लागू हुआ था 1919 के अधिनियम से, और 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 69 की ओर। कुछ कांग्रेस का अधिवेशन दिया हुआ दोस्तों, इसको है मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कीजिएगा दोस्तों। कथा हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें कि डॉक्टर एम अंसारी, तो डॉक्टर एम अंसारी जो है मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता किया था। ठीक है, डॉक्टर एम अंसारी जो है मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करते हैं दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करते हैं तो यह नासिक अधिवेशन 1950 के अध्यक्षता किया था। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जो है नासिक अधिवेशन 1950 के अध्यक्षता किया था। अगर हम सरोजनी नायडू की बात करते हैं दोस्तों तो यह कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू ही बनी थी। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं दोस्तों तो यह हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किया था। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ अन्य अधिवेशन भी अगर देख ले दोस्तों तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था दोस्तों? एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम ने इसका स्थापना किया था, और प्रथम अधिवेशन जो है फर्स्ट अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, जिसका अध्यक्षता जो है किसने किया था दोस्तों? WC बनर्जी के द्वारा जो है इसका अध्यक्षता किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 70 की ओर। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जालियांवाला बाग की घटना जो है 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 71 की ओर। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो हैदर अली की मृत्यु जो है, हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर के 1784 में हुआ था, इसी के दौरान जो है मृत्यु हुआ था। अच्छा, कुछ आंग्ल मैसूर युद्ध दिया हुआ दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं दोस्तों तो यह 1767 से 69 में हुआ था। 1767 से 69 में। ठीक है, यह और मतलब ये जो है प्रथम आंग्ल मैसूर जो है मद्रास की संधि के तहत समाप्त किया गया था। ठीक है, मद्रास की संधि के तहत समाप्त किया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था दोस्तों। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गया था, और इस युद्ध की समाप्ति जो है मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हो गया था। मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हो गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं दोस्तों तो यह 1790 से लेकर के 1792 में हुआ था, और यह संधि जो है श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। 1799 में इसमें क्या हुआ था दोस्तों? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 72 की ओर। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन के नाम जो है फरीद खां है। ठीक है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या है दोस्तों? फरीद खां। थोड़ा शेरशाह के बारे में जानते हैं दोस्तों तो इसके पिता का नाम जो है हसन अली था। ठीक है, पिता का नाम क्या था दोस्तों? हसन अली। इसी के द्वारा ही बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1540 में हुआ था। शेरशाह, ठीक है, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह का विजय हो गया था और हुमायूं को पराजित हो गया था, और हुमायूं दिल्ली छोड़ करके भाग गया था। ठीक है, शेरशाह का मृत्यु जो है 1545 में हुआ था। शेरशाह का मृत्यु 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान हो गया था। ठीक है, इसी के द्वारा ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया?
बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? राइट आंसर होगा महमूद गवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महमूद गवा। क्वेश्चन नंबर 74, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 75, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर है। इनको साहित्य के क्षेत्र में 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर सीवी रमन की बात करते हैं दोस्तों तो इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है, सीवी रमन को 1930 में। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।